साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वार।
मनुष्य कोई भी काम करता है, काम करने में स्वतंत्र है, किंतु पूरा स्वतंत्र इस दुनिया में कोई हो नहीं सकता। परतंत्र भी है। अच्छे निमित्त मिल जाए तो अच्छा काम होता है, और निमित्त उचित न मिले तो कार्य में बाधा आती है। भगवती सूत्र में 5 निमित्तों का महत्वपूर्ण उल्लेख है। दब्ब करणम, खेत करणम, काल करणम, भाव करणम और भव करणम, ये 5 बड़े निमित्त बनते हैं। द्रव्य एक साधन है, क्षेत्र, काल, भाव और भव, ये 5 साधन बनते हैं। इन 5 में एक है काल, समय। समय बहुत बड़ा निमित्त है और समय के साथ क्रिया का बहुत संबंध है। काम करना और समय दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। तो समय का संबंध है, हम उसका उपयोग कैसे करें? सूर्य उगता है, अस्त होता है, रात आती है और चली जाती है। 24 घंटा का ये समय है। आदमी काम करता है, कार्य का सबसे पहला बिंदु उसके सामने है दिनचर्या का निर्धारण। जो व्यक्ति दिनचर्या का सम्यक नियोजन नहीं करता, उसका बहुत सारा समय व्यर्थ चला जाता है। सफलता के लिए आवश्यक है कि एक एक क्षण का उपयोग किया जाए। दुनिया में वे व्यक्ति महान बने हैं जिन्होंने एक एक क्षण का उपयोग किया है। तो उसके लिए आवश्यक है दिनचर्या का निर्धारण, नियोजन करें। जब जागे तब से लेकर और सोए, एक जागने का समय और एक सोने का समय, 2 भागों में हमारा समय विभक्त होता है कि आदमी कितना घंटा जागता है और कितना घंटा सोता है। ये दोनों के बीच में सारा कार्यकलाप होता है। तो प्रश्न है कि जागने का समय कौन सा होना चाहिए और सोने का समय कौन सा होना चाहिए? दोनों के अपने अपने समय हैं। कहा जाता है कि जब जागे तब सवेरा, पर यह बात तो ठीक है, परंतु एक समय होता है जागने का। बहुत अनुभव के बाद अंतर्ज्ञान से समय का निर्धारण किया गया कि 4 बजे से लेकर और सूर्योदय तक का समय है, वह ब्रह्म मुहूर्त महत्वपूर्ण समय है। वर्तमान की चिंतन धारा में समझें, वैज्ञानिक शब्दावली में 4 बजे से सूर्योदय तक का समय सेरोटोनिन के स्राव का समय है। उस समय एक हमारा पीनियल ग्रंथि से एक स्राव होता है सेरोटोनिन, और वह अनेक दृष्टियों से मनुष्य के लिए बड़ा उपयोगी है। आज की जो चर्या बन गई, बहुत कम संभव है कि आदमी 4 बजे उठे। सोने का समय 2 बजे, कभी कभी 1 बजे, कभी 2 बजे। खाने का समय भी रात को 12 बजे, 1 बजे। तो फिर 4 बजे उठने की बात तो एक मात्र इतिहास की बात रह गई। व्यवहार में कैसी आ सकती है? बड़ा कठिन है, क्योंकि सारी जीवन शैली बदल गई। लड़का 8 बजे उठता था,
एक दिन माँ आई, माँ बोली कि बेटा अब तो उठ, देखता नहीं है सूरज कितना चढ़ गया। वो बोला माँ सूरज से मेरी तुलना करती हो? सूरज तो शाम को ही चला जाता है, सो जाता है, मैं तो रात को 10-11 बजे सोता हूँ, मेरी सूरज की क्या तुलना करती हो? तो 10-11 कहा, लड़के से कहा, और किसी युवक से कहते तो वह कहते मेरी क्या तुलना है, मैं तो रात को 1 बजे सोता हूँ, सूरज तो कभी का चला जाता है। अब बोला जो 1 बजे सोएगा वो 4 बजे कैसे उठ जाएगा? संभव नहीं है। तो सोने का, जागने का समय नियोजन करना बड़ा कठिन हो गया, किंतु जो व्यक्ति सफल होना चाहता है, अच्छा जीवन जीना चाहता है, शांति और मस्ती का, आनंद का जीवन जीना चाहता है, उसके लिए ये आवश्यक है कि 4 और 5 के आसपास जागरण हो जाए। ठीक 4 बजे न उठ सके तो 5 बजे हो जाए, पर सूर्योदय से 1-1.5-2 घंटा पहले हो जाए तो यह समय जागरण के लिए बहुत उचित समय है। सोने का समय 1 पहर रात्रि यानी 10 बजे के लगभग यह सोने का समय है। जो व्यक्ति अपनी दिनचर्या में सोने के समय और जागने के समय का नियोजन कर लेता है, उसका दिन और रात दोनों बड़े आनंद के साथ बीतते हैं। बहुत लोग कहते हैं सोए थे पर सुखद नींद नहीं आई, सपनों की रात बीती, सपने ही सपने आते चले गए, सपनों की रात बीती। समय का अतिक्रम है तो ऐसा होगा। नींद भी नहीं आएगी, नींद का भी अपना एक समय होता है, और वह समय सारा जैविक घड़ी के द्वारा निर्धारित होता है। हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक एक जैविक घड़ी है, उसके द्वारा भीतर के समय का निर्धारण होता है, और जब ठीक समय काम नहीं करते हैं, गड़बड़ी हो जाती है, तभी समस्या पैदा होती है। अगर सोने का समय ठीक होता तो शायद नींद की गोलियां लेने की जरूरत नहीं पड़ती। आज अरबों रुपयों की नींद की गोलियां चलती है, इसलिए चलती है कि सोने का समय अतिक्रांत होता है, फिर नींद नहीं आती। नींद का अपना समय है, जागने का अपना समय है, हर चीज़ का समय है। इसीलिए आगमकार ने अनुभव के आधार पर कहा काले कालम समायरे। यह समय प्रबंधन का बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है। काले कालम समायरे, जो काम जिस समय करना हो वह काम उसी समय करो। इसकी व्याख्या भी की है, अन्नम अन्न काले, पानम पान काले, शयनम शयन काले। बड़ी सुंदर व्याख्या है सूत्र, कृतांग सूत्र में, कि अन्नम अन्न काले, जिस समय खाना हो उस समय खाओ। पानम पान काले, जिस समय पानी पीना हो उस समय पानी पियो। शयनम शयन काले, जिस समय सोना हो उस समय सो, और जिस समय जागना हो उस समय जागो। ये 4 निर्देश दिए गए। भोजन का समय, पानी पीने का समय, सोने का समय और जागने का समय। स्वास्थ्य की दृष्टि से विचार करें तो चारों बड़े महत्वपूर्ण सूत्र हैं। कार्य की सफलता की दृष्टि से विचार करें तो भी बड़े महत्वपूर्ण सूत्र है। जिस समय खाना हो, एक समय है 11 बजे का समय,
ये भोजन के लिए 11-12 बजे का समय भोजन के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है, और उस समय जैविक घड़ी के अनुसार लीवर पाचक रस का स्राव करता है। वह समय चला गया तो फिर लीवर का स्राव भी वह निकम्मा चला गया, उसका उपयोग फिर नहीं होता। समस्या पैदा होती है। शायद बीमारियों के बढ़ने के पीछे अनेक रहस्य हो सकते हैं, अनेक कारण हो सकते हैं। एक कारण यह है कि भोजन के समय का अतिक्रमण। सुबह का समय है, नाश्ता एक स्वयं बीमारी का नाम बन गया। भोजन का समय नहीं है वे। और नाश्ता में भी आजकल एक शब्द और जुड़ गया, हेवी नाश्ता। अब हेवी जुड़ गया तो बीमारी का निमंत्रण बन गया। प्रातःकाल यदि खाना हो तो थोड़ा सा पेट दूध ले लिया और कुछ ले लिया, थोड़ा सा ले लिया, पर वह अन्न का समय नहीं होता। पेट भरकर खाने का समय नहीं होता, क्योंकि वह समय बाद में आएगा, अभी समय नहीं है। अपना एक समय होता है। रात का समय भी भोजन का समय नहीं है। जैन परंपरा में रात्रि भोजन का निषेध किया गया। वह धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, किंतु पाचन की दृष्टि से भी और शरीर शास्त्रीय दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण है। आचार्य तुलसी दिल्ली में विराज रहे थे। सन 74 का समय, भगवान महावीर की 25वीं जयंती का समय, हम लोग वहाँ थे। बेंगलोर से 2 वैज्ञानिक जो न्यूट्रिशन भोजन के विशेषज्ञ, पोषण के विशेषज्ञ थे, हमारे पास आए। हमने पूछा कैसे आए? उन्होंने कहा हमारी एक कॉन्फ्रेंस हो रही है बेंगलोर में न्यूट्रिशन के विषय में। उसमें एक प्रसंग आया कि रात को खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो फिर उसमें प्रसंग चला कि इस बारे में जैन लोगों से बात करनी चाहिए, क्योंकि वे रात्रि भोजन का निषेध करते हैं, उनके पास जाना चाहिए। तब फिर आया कि हम आचार्य तुलसी के पास जाएं। इसलिए हम जिज्ञासा लेकर आए हैं कि आप लोग रात्रि को भोजन नहीं करते, उसके पीछे क्या कारण है। हमने बातचीत की, बताया कि धार्मिक कारण तो है ही, अहिंसा का भी कारण है, और उसके साथ साथ एक स्वास्थ्य का भी कारण है, क्योंकि रात्रि में जो भोजन खाया जाता है उसका सम्यक पाचन नहीं होता। इसका कारण हमारे पाचन तंत्र का और सूर्य के प्रकाश का बहुत गहरा संबंध है। सूर्य की रश्मियाँ आती है धरती पर, प्रकाश फैलता है, सूर्य का ताप आता है, तो हमारा पाचन तंत्र सक्रिय बनता है, एक्टिव होता है। और जब सूर्य चला जाता है, अंधेरा छा जाता है, उस समय पाचन तंत्र निष्क्रिय हो जाता है। और निष्क्रिय अवस्था में जब खाया जाता है तो फिर पाचन कम होता है और बीमारी के लिए काफ़ी अवकाश हो जाता है। यह भी एक कारण है कि रात को नहीं खाना चाहिए। यह बात उनके समझ में आई कि पाचन तंत्र की सक्रियता और निष्क्रियता का सूर्य के साथ बहुत गहरा संबंध है। जब सूर्य होता है, आदमी की हर वृत्ति सक्रिय रहती है, तापमान भी ठीक रहता है,
और जब सूर्य चला जाता है तो तापमान में भी अंदर से आता चला जाता है और नींद आती है। कम तापमान की अवस्था में भी नींद की स्थिति बनती है। रात को आलस्य भी आता है, प्रमाद आता है, निष्क्रियता भी आती है। तो भोजन का समय, दिन का समय, और दिन में भी जब सूर्य आकाश पर आ जाए, प्रकाश पूरा फैल जाए, ताप उसका आ जाए, तब हमारा पाचन तंत्र पूरा सक्रिय होता है। इसलिए यह माना गया कि अन्न खाना, भारी चीज़ें खाना, भोजन करना, उसके लिए यह 11 बजे के बाद का समय, 11 बजे के आसपास का समय सबसे उचित समय है। इसीलिए कहा अन्नम अन्न काले। कब खाना चाहिए? कि मध्याह्न में। मध्याह्न का समय यानी दोपहर का समय, एक पहर पूरा हो गया और दूसरे पहर का समय है मध्याह्न का समय, वह अन्नं अन्न काले, भोजन का समय होता है। पहले खाया जाता है, बाद में खाया जाता है, उसमें आ जाएगा। पानम पान काले, पानी का भी अपना समय होता है। पानी का, पानी पहले भी पिया जा सकता है, बाद में भी, भोजन के बाद में भी पिया जा सकता है, किंतु उसका भी एक समय है कि भोजन से आधा घंटा 1 घंटा पहले पानी न पिया जाए और भोजन के आधा 1 घंटा बाद भी पानी न पिया जाए। पानी का वह अलग समय है, खाने का अलग समय है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि भोजन के बीच में भी बहुत पानी पी लेते हैं और भोजन करते ही कुछ लोगों की आदत है 1 गिलास 2 गिलास पानी भोजन किया और पानी पी लेते हैं। वह पानी पीने का समय नहीं। शयनम शयन काले, सोने का समय सोना चाहिए। सोने का अपना समय है और जागने का भी अपना समय है। तो समय प्रबंधन की दृष्टि से विचार करें तो इस काले कालम समायरे, इस सूत्र पर बहुत गहरा चिंतन करना चाहिए कि जिस समय जो काम करना हो उस समय वह काम करें। जिस समय जो काम ना हो उस समय तो न करें। समय तो है भोजन का और पढ़ने बैठ गया, उचित नहीं होता। समय तो है स्वाध्याय का और खाने बैठ गया, उचित नहीं होता। बहुत महत्वपूर्ण है चेतना का नियोजन, समय के नियोजन के साथ, कि जो काम जिस समय करना है उसी समय वह काम करूँगा। ऐसा संकल्प सफलता के लिए और स्वास्थ्य के लिए और विकास के लिए बड़ा महत्वपूर्ण समय होता है। व्यवहार में भी जिस समय जो काम करना है। 10वें कालिक सूत्र में एक प्रसंग आता है। एक मुनि भिक्षा के लिए गया, खाली हाथ आ गया, कुछ भिक्षा मिली नहीं। आचार्य के पास आया, आखिर बोला कि रद्दी गांव है, चलो छोड़ दो इस गांव को, रोटी नहीं मिलती है, भोजन भी नहीं मिलता, यहाँ नहीं रहना चाहिए। तब आचार्य ने कहा, भिक्षु समझदार नहीं है, अकाले चरसी भिक्षो, अकाल में तो तू जाता है, कालम न पढ़ी ले हसी, काल का ध्यान नहीं देता, और अप्पाणम च किला में सी सन्निवेशम च गर हसी, तो स्वयं अब वो रोटी नहीं मिली, भोजन नहीं मिला, अपने आप को भी क्लांत करता है और गांव की निंदा करता है कि एक ऐसा निकम्मा गांव जहाँ भोजन भी नहीं मिलता। भोजन का समय था 11-12 बजे का, तू 2 बजे भिक्षा के लिए जाएगा तो भोजन कैसे मिलेगा? व्यवहार की दृष्टि से भी विचार करें कि जो काम जिस समय करने का होता है उस समय वही काम किया जाए, वही काम। 10 बजे से प्रवचन का समय है और कहे अभी चलो भोजन करेंगे, प्रवचन बाद में सुन लेंगे। बाद में कौन सुनेगा और कौन बोलेगा? समय ठीक नहीं होता।
जो व्यक्ति समय का नियोजन करना नहीं जानते और ठीक समय पर काम करने की कला को नहीं जानते, एक मखौल हो जाती है। पुत्र ने पिता से कहा, पिताजी यहाँ सूर्यास्त का बहुत सुंदर दृश्य है, उस व्यू पॉइंट पर चलें और सूर्यास्त को हम देखें। पिता ने कहा, बेटा तुम्हारी बात तो ठीक है, अभी मैं बहुत व्यस्त हूँ, कल सुबह चलेंगे। क्या होगा? सूर्यास्त का दृश्य देखना है, चलेंगे कब? कल सुबह चलेंगे। इस प्रकार की जो समय साथ अव्यवस्था होती है वह असफलता का कारण बन जाती है। एक और सूत्र हम विचार करें कि कार्य सूची बनाएं। आज मुझे क्या क्या करना है, जरूरी नहीं आप लिखें, कागज में लिखें, कोई आवश्यक नहीं। अपनी कल्पना से मानसिक स्तर पर एक काम करने की सूची बना लें, आज मुझे क्या क्या करना है। फिर उसमें विचार करें कि सबसे ज़्यादा आवश्यक आज क्या है। आवश्यकता को प्राथमिकता दें, जो सबसे ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि दोनों प्रकार के कार्य होते हैं, एक सामान्य कार्य और एक विशेष कार्य, मुख्य और गौण। जो मुख्य कार्य है उसको गौण न करें, मुख्य को प्राथमिकता दें और गौण कार्य को छोड़ा भी जा सकता है। जो मुख्य नहीं है, प्रासंगिक को छोड़ा भी जा सकता है। मुख्य को प्राथमिकता दें, आज मुझे प्राथमिकता से क्या काम करना है। दांत में दर्द है, डॉक्टर के पास जाना है और कोई व्यक्ति आ गया, मित्र आ गया, गप्पे मारनी शुरू कर दी। किसी ने कहा कि देखो डॉक्टर के पास जाने का समय है, क्या जल्दी क्या है, चला जाऊंगा। 2-4 घंटा बातों में बिता दिया और आगे हॉस्पिटल भी बंद हो गया काम, डॉक्टर घर चला गया। जिस समय जो काम मुख्य हो और वह प्रतिदिन स्थिति सामने आती है, आज हमारे सामने क्या मुख्य है, दर्द है उसका इलाज करना है, कोई आवश्यक बात है उससे बात करना है। तो जो भी आवश्यकता हो उसको प्राथमिकता दें, उसे कभी गौण न करें। यह समय नियोजन के लिए एक बहुत अच्छा सूत्र बनता है। अगर हम आवश्यक कार्य को प्राथमिकता नहीं देते हैं तो सफलता नहीं मिलती। एक सूत्र है, समय की नियमितता, पाबंदी। यह बहुत आवश्यक है। एक मुनि सूर्यास्त के बाद प्रतिक्रमण करता है। यह निश्चित समय है कि उस समय प्रतिक्रमण करेगा, चाहे और कितना ही बड़ा काम आ गया, पर प्रतिक्रमण को नहीं छोड़ सकता। एक नियमित पाबंदी है और उससे बहुत अच्छा जीवन को संदेश मिलता है कि निश्चित समय पर निश्चित काम करना है, अनिवार्यता है। समय की पाबंदी, समय दिया कि आज 2 बजे मैं आऊँगा, सामने वाला व्यक्ति प्रतीक्षा कर रहा है, 2 बजे की घड़ी देख रहा है, 4 बज गए तब आता है, परेशान वह होता है और कार्य भी अच्छा नहीं होता। समय की पाबंदी सफलता का बड़ा सूत्र है। एक मुनि को मैंने देखा,
हमारे संघ के एक मुनि भीमराज जी स्वामी, जिनका नाम था, बड़े ज्ञानी तत्ववेत्ता संत थे, वैज्ञानिक दृष्टि संपन्न संत थे। समय की इतनी पाबंदी, वे अनेक साधुओं को पढ़ाते थे। समय बंधा हुआ था, 1 के बाद 1:30 तक वह आएगा, 1:30 से 2 तक वह आएगा, बस 1 मिनट भी शायद ऊपर नहीं जाता। 1:30 बजे 30 मिनट हुई और पाठ समाप्त। इतना निश्चित समय था उनका। एक बार मुनि चंपालाल जी स्वामी, जो गुरुदेव के भाई थे, बड़े भ्राता थे, वे भी आगम पढ़ते थे, बात में लग गए। समय अतिक्रांत हो गया। आए और मुनि भीमराज जी ने देखा कि चंपालाल जी आ गए हैं। घड़ी देखी और बोले, बस चले जाओ, आज तुम्हारा समय पूरा हो। मनाई कर दीजिए। इतने पक्के समय के। तो जो व्यक्ति समय की पाबंदी रखता है, ठीक होता है। समय तो दिया कि प्रवचन होगा 11 बजे तक, और प्रवचन में 1 बजा दी, या तो स्थान खाली हो जाएगा या दूसरे दिन लोगों का विश्वास उठ जाएगा कि वहाँ तो बस 1 बजे ही जाना चाहिए, पहले जाकर हम क्या करेंगे। हर कार्य में आप देख लें कि सामाजिक कार्य में सबसे बड़ी बात है विश्वास। विश्वास के आधार पर काम चलता है। विश्वास कब होता है कि समय की पाबंदी है, तब तो उसका विश्वास होता है। समय की पाबंदी नहीं है तो कोई विश्वास नहीं होता, कोई सफलता भी नहीं मिलती। हम आंतरिक दृष्टि से भी विचार करें। जैविक घड़ी के आधार पर भी विचार करें। वर्तमान में वैज्ञानिक जगत में जैविक घड़ी का बहुत महत्व है। यह सिद्धांत कोई नया नहीं है, बहुत पुराना सिद्धांत है जैविक घड़ी का। हिंदुस्तान में या भारतीय मनीषा में यह स्वरोदय के नाम से प्रचलित है। स्वरोदय, जहाँ सारा विश्लेषण है कि कब क्या करना चाहिए। सिद्धसेन गणी तत्वार सूत्र की टीका है भाष्यानुसारिणी, उसमें सिद्धसेन गणी ने भी इस काल बेला का बहुत विश्लेषण किया है, सुंदर प्रतिपादन किया है। बहुत पुराना सिद्धांत है और उसका आधार है हमारी प्राणधारा का प्रवाह। प्राणधारा का प्रवाह एक समान नहीं होता, बदलता रहता है। प्राणधारा का प्रवाह कभी हार्ट पर होता है, कभी फेफड़े पर होता है, अलग अलग है, कभी लीवर पर होता है, कभी आंतों पर होता है, कभी किडनी पर होता है और कभी हमारे मस्तिष्क पर होता है। इस प्राणधारा के प्रवाह के आधार पर हमारे कार्य का नियोजन होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य की कार्य क्षमता और भावना समय के साथ बदलती रहती है, एक समान नहीं रहती। किसी व्यक्ति को कोई नया चिंतन करना है तो उस समय मस्तिष्क में प्राणधारा का प्रवाह होता है और 9 से 10 बजे का समय नए चिंतन के लिए बहुत बढ़िया समय होता है। कोई रचनात्मक काम करना है, कोई विश्लेषण करना है, तो उसके लिए ये 10 से 12 बजे के बीच का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक बहुत बड़ा विज्ञान है जो स्वरोदय के विशेषज्ञ हैं, वे स्वर के आधार पर इस प्रकार की घटना
करते हैं, चमत्कार जैसा हो जाता है। एक व्यक्ति न्यायाधीश के पास गया, सफल नहीं हुआ, वापस आ गया। 2 बार गया, 4 बार गया, उसकी बात सुनी नहीं गई, कोई सफलता नहीं मिली। आखिर सर्वोदय के विशेषज्ञ के पास गया और बोला कि मैं जितनी बार जाता हूँ मेरी बात कोई सुनता नहीं है। उसने नाक पर हाथ दिया और देखा और कहा, तुम ठीक समय पर नहीं जाते हो। तुम्हें अगर मिलना है और अपनी बात उनको मनवाना है, राजी करना है, तो ठीक समय का चुनाव करो। और किसी बड़े आदमी से बात करनी है तो समय होना चाहिए 3 से 4 बजे के बीच का समय। ठीक समय का चुनाव करो। और उसने बताया कि उस समय तुम जाओ। गया और 1 दिन में काम बन गया। हमारे संबंधों के साथ समय का भी बड़ा संबंध है। और उस समय क्या मूड रहता है, मूड, यह मूड का समय से साथ बहुत जुड़ा हुआ है। जैविक घड़ी के साथ, हमारे प्राण धारा के प्रवाह के साथ यह मूड का संबंध बहुत जुड़ा हुआ है। 24 घंटा आदमी का एक जैसा मूड नहीं रहता, कार्य क्षमता भी एक जैसी नहीं रहती। अलग अलग समय बतलाए गए। एक मजदूर है, कठोर काम करना है तो किस समय करना चाहिए। एक दिमाग से काम करने वाला है, चिंतन करने वाला, लेखन करने वाला, वह किस समय करना चाहिए, उसे किस समय किया जाए। मैंने स्वयं अनुभव किया। हम आगम संपादन का काम कर रहे हैं और आज 45 से अधिक वर्ष हो गए निरंतर हमारा चल रहा है। किंतु उसमें हमें जो शोध करना है, कोई भाष्य लिखना, टिप्पणी लिखना, उसके लिए 2 से 4-5 बजे का समय ज़्यादा हमें महत्वपूर्ण लगा। सुबह करते हैं तो वह नहीं होता, शाम को भी नहीं होता। तो उस समय बहुत अच्छा काम हो जाता है। कंठस्थ करने का समय है, किसी को कंठस्थ करना है, प्रातःकाल करो तो बहुत अच्छा कंठस्थ हो जाएगा। वही मध्याह्न में करो तो कंठस्थ अच्छा नहीं होगा। स्मृति का अपना समय, कल्पना का अपना समय, चिंतन का अपना समय, सृजनात्मक शक्ति के विकास का अपना समय, रचनात्मक काम का अपना समय, सारा समय का नियोजन हमारे भीतर है। हम अपनी जैविक घड़ी के नियोजन को नहीं जानते, इसलिए हमारा समय का नियोजन ठीक नहीं होता और सफलता भी नहीं मिलती। प्राचीन काल में एक निर्देश था मुनि के लिए कि पढ़मं पौरिषि सज्जायम बीयम झाणम जियाय। प्रथम प्रहर में तो पाठ पढ़ो और दूसरे प्रहर में ध्यान करो। दोनों का समय अलग अलग बताया गया। 3 घंटा 3.5 घंटा तो स्वाध्याय करो, पाठ कंठस्थ करो या पाठ को पढ़ो, वाचन करो। ध्यान का समय वह नहीं है। दूसरा पहर आ गया, लगभग 4 घंटा दिन चढ़ गया, 3.5-4 घंटा दिन चढ़ गया, तब ध्यान करो। ध्यान का तात्पर्य है उस जो पढ़ा उसके अर्थ का चिंतन करो। अब अर्थ के चिंतन का समय बाद का है। 3.5 घंटा के बाद अर्थ का चिंतन ध्यान का है। उस समय खूब गहराई से उसे समझने का प्रयत्न करो। विद्यार्थी को पढ़ाया जाता है, यदि सुबह सुबह ही उसे गहरी बात पढ़ानी शुरू कर दें
अर्थ का चिंतन शुरू कर दें तो उतना वह सफल नहीं होगा जितना 10 बजे के बाद या 3.5-4 घंटा दिन चढ़ने के बाद सफल होता है। एक महत्वपूर्ण सूचना दे रहा है कि पहले पहर में पाठ कंठस्थ और दूसरे में स्वाद यानी अर्थ का चिंतन बीयम झाणम जियायई। पूरा समय का नियोजन किया गया। और तये भिक्खायर्यम, आहार कब करो? तीसरे पहर में। यह बिल्कुल आहार का समय आ गया प्राचीन काल का, जब एक भत्तम च भोजनम, एक समय आहार करते थे। तीसरा पहर यानी 12 बजे के बाद भोजन का वह समय आ गया। और फिर चौथा पहर आया, दिन का अंतिम पहर, फिर स्वाध्याय और रात्रि का पहला पहर, फिर वह क्रम शुरू हो जाएगा। एक समय के नियोजन के साथ कितनी ज्ञान राशि का संचालन हुआ था। हम जानते हैं प्राचीन काल में कागज इतने सुलभ नहीं थे, कागज लिखने की भी कोई परंपरा नहीं थी। आज तो कागज इतने बन गए कि शायद व्यय अपव्यय ज़्यादा होता है, पर उस समय तो नहीं थे। सारा ज्ञान कंठस्थ रहता था और इतना विशाल ज्ञान, जैसे पूर्वों के ज्ञान का विवरण मिलता है, अगर उसे लिखा जाए तो एक पुस्तक प्रेक्षा विश्व भारती में रखे, फिर दूसरी रखे, फिर तीसरी रखे, तो दिल्ली कलकत्ता भी आ जाएगा रचना करते करते। इतनी बड़ी विशाल ज्ञान राशि सारी कंठस्थ। एक कला थी और कला के साथ स्मृति का विकास था और स्मृति के विकास में यह समय नियोजन का भी बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा था। वे जानते थे कि किस समय क्या करना चाहिए। उनको ज्ञान था कि अमुक तारा नक्षत्र अब इस स्थिति में है, इस समय यह काम किया जाए। काल के इसीलिए काल के विशेषज्ञ मुनि होते थे। हमारी प्राचीन परंपरा में एक मुनि जिनका काम था काल का निरीक्षण करना, समय का निरीक्षण करना, और वे कहते उसके अनुसार सारे मुनि अपनी दिनचर्या का अनुसरण करते। उनका बड़ा महत्व था, बहुत बड़ा महत्व था कि काल को बताने वाला कोई नहीं मिले तो फिर कैसे हो। प्राण का प्रवाह, कार्य क्षमता, 24 घंटा आपकी कार्य क्षमता एक जैसी नहीं रहती। एक समय काम करने की क्षमता दिमाग की होती है, तो एक समय काम करने की क्षमता हाथों की होती है, तो एक समय काम करने की क्षमता पैरों की होती है। कब पैर से काम लें, कब हाथ से लें और कब दिमाग से लें और कब किस अवयव से काम लें, कार्य क्षमता का भी अपना अपना समय है। भावना का परिवर्तन होता है। एक समय भावना बहुत अच्छी रहती, व्यक्ति एक है, एक ही व्यक्ति, एक समय तो भावना ऐसी रहती है, एक समय ऐसा आता है कि भावना बहुत गलत हो जाती है। वह स्वयं नहीं सोच सकता कि क्या मैं वही हूँ जो प्रातःकाल तो मेरी भावना इतनी बढ़िया थी और अब कितने गंदे विचार, गंदी भावना आ गई। ये भावना का भी परिवर्तन होता रहता है, समान नहीं रहते। जितने भी नकारात्मक विचार आते हैं, यदि सूक्ष्मता से निरीक्षण किया जाए तो जो लोग जल्दी उठने वाले हैं उनमें नकारात्मक विचार कम आएंगे, और देरी से उठने वाले हैं उनमें नकारात्मक विचार ज़्यादा आएंगे। एक व्यक्ति गया गुरु के पास और जाकर बोला कि मेरी एक समस्या है कि स्वप्न दोष बहुत होता है। गुरु ने कहा तुम्हें दवा लेने की जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है, बस
3 बजे बाद मत सोवो, स्वप्न दोष नहीं हो, उसका भी अपना समय है। 3 बजे से 5 बजे के बीच में ज़्यादा वह होता है, उस समय नींद मत लो। यानी सारी दिनचर्या हमारी भावना के साथ चलती है और भावना का अपना समय होता है। बुरा सपना, बुरी कल्पना, बुरे विचार, सारे नकारात्मक दृष्टिकोण के जो कार्य हैं वे उस व्यक्ति को ज़्यादा होते हैं जिससे प्रातःकालीन अमृत का स्राव, हठ योग की भाषा में, या गोरक्ष संहिता, गोरखनाथ उनकी भाषा में जो अमृत का स्राव नहीं मिलता उनमें होता है, और विज्ञान की भाषा में जिनको सेरोटोनिन का स्राव पर्याप्त नहीं मिलता उनमें होता है। अगर यह स्राव पर्याप्त मिल जाए तो फिर काफ़ी बचाव हो जाता है। हमें अपने जीवन का विश्लेषण करना है, जीवन को देखना है, जीवन की चर्या का निर्धारण करना है, और यह सारा वैयक्तिक काम है। हर व्यक्ति का अपना स्वयं निरीक्षण करें कि मुझे सफल होना है, जीवन में सफल बनना है, और सफलता के लिए क्या क्या चाहिए। विचार तो 5 पर करना चाहिए, द्रव्य पर विचार, क्षेत्र पर विचार। एक क्षेत्र ऐसा होता है कि वहाँ जाते ही मन प्रसन्न हो जाता है, और एक क्षेत्र ऐसा होता है कि जाते ही अकारण उदासी आ जाती है। वे क्षेत्र की ऊर्जा भी काम करती है, उस क्षेत्र के परमाणु भी प्रभावित करते हैं कि किस प्रकार के परमाणु वहाँ है, प्रभावित करते हैं। हमने देखा सुना कि प्रेक्षा विश्व भारती में लोग आते हैं, अनेक लोगों ने बताया कि 5 दिन के लिए आए, 2 महीना हो गए, जाने का मन नहीं करता। क्षेत्र का प्रभाव होता है अपना। तो द्रव्य का प्रभाव, क्षेत्र का प्रभाव और काल का प्रभाव, समय का भी प्रभाव, जिसकी लंबी चर्चा अभी की है। भाव का प्रभाव, भावना का, कि भावना किस प्रकार की है, और भावना का भी समय के साथ संबंध है। 10वें कालिक सूत्र में ध्यान के लिए, आत्मनिरीक्षण के लिए, आत्म जागरण के लिए समय का निर्देश किया गया है। पुब्बरत्तावरत्त काले, कब करनी चाहिए। हमारा प्रेक्षा ध्यान का सूत्र है संपिक्षये अपगमप्पयेनम, आत्मा के द्वारा आत्मा को देखो। उससे पहला पाठ यह है कि पुब्बरत्तावरत्त काले संपिक्षये अपगमप्पयेनम, जो पूर्व रात्र और अपरात्र या अपर रात्र 3 समय हो गए, आत्मा का निरीक्षण करता है, आत्मा के द्वारा आत्मा को देखता है, वह अपनी समस्या का समाधान कर लेता है। पूर्व रात्र यानी आत्मनिरीक्षण के लिए, अपने भीतर जाने के लिए बहुत बढ़िया समय है। 12 बजे से 2 बजे का, रात का, दिन का नहीं, रात का 12 बजे से 2 बजे के बीच का समय आत्मनिरीक्षण का, अपने आप को देखने का, भीतर जाने का समय है, पूर्व रात्र। और अंकन करें, समय का अंकन हमारी सफलता का बहुत बड़ा सूत्र है, और हमारी शांतिपूर्ण और स्वस्थ जीवन जीने का भी बहुत बड़ा साधन है। इसलिए समय की उपेक्षा मत करो। एक बार गौतम स्वामी में भी उदासी आ गई थी, जो भगवान महावीर के सर्वज्येष्ठ शिष्य थे गौतम, उनके मन में भी कोई कारण बना, उदासी आ गई, खिन्नता आ गई। उस समय भगवान ने उनको उपदेश दिया है, बहुत लंबी चर्चा है, पर उसका सार इतना है एक पद में कि समयं गोयम मापमाये, गौतम एक क्षण भी तू प्रमाद मत कर, जागरूक बन, तेरी उदासी समाप्त हो जाएगी। हमें यह सूत्र याद रहे कि समय का अंकन करना है,
एक क्षण भी निकम्मा नहीं गंवाना है, प्रमाद में आलस्य में नहीं गंवाना है, उसका उपयोग करना है। तो समयं गोयम मा पमाह्यये, ये शायद हमारे समय के नियोजन का, समय के प्रबंधन का एक बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र बन सकता है कि हम एक क्षण भी निकम्मा न गंवाएं, सार्थक करें, और समय क्षण भर भी प्रमाद न करें। यह गौतम का उपदेश हर व्यक्ति के जीवन में समा जाए और इतनी जागरूकता बढ़ जाए कि क्षण भर भी प्रमाद नहीं करना, हमें जागरूक रहना है। तो ये समय हमारा बहुत साथ दे सकता है। जो फ्रांस में एक प्रतिमा है, पेरिस में, बड़ी विचित्र प्रतिमा है। प्रतिमा यह है कि उसके आगे तो केस है, पीछे केस नहीं। प्राय होता तो ये कि अवस्था के साथ आगे के केस तो चले जाते, पीछे रह जाते, उसमें आगे है पीछे नहीं। तो किसी ने पूछा इसका उद्देश्य क्या है, उस बताया कि ये काल की प्रतिमा है, समय की प्रतिमा है, आगे से पकड़ो तो पकड़ लो, नहीं पकड़ो तो पीछे कुछ नहीं है पकड़ने के लिए। इसलिए हम समय पकड़ने का प्रयत्न करें और क्षण को समझने का प्रयत्न करें। ओम।